The criterion of scheduled areas are as follows. Governor can amend or repeal any act passed by the parliament or state assembly. जो लोग हैं, चूंकि ट्राइबल हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, इनकी संस्कृति अलग है, इनका रहन सहन, इनका खान पान अलग है, इनमें शिक्षा का स्तर कम है, इनमें चिकित्सा और स्वास्थ्य की जुड़ी समस्याएं हैं, ये देश की मुख्य धारा से कटे जंगलों में, सुदूर पहाड़ियों पर, गांव में रहते हैं, पैसे वाले हैं, ज्यादा रसूखदार हैं, ज्यादा उनके पास रिसोर्सेस हैं। और जब ये लोग वहां आ जाएंगे तो जो लेह लद्दाख का जो नेचुरल इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जो वहां की पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, फिर वो वहां पर होटल बना देंगे, वहां पर रिजॉर्ट बना देंगे, तो वहां के लोग उन्हीं होटलों और रिजॉर्ट में वेटर का, मालिक का, कुली का, खाना पकाने वाले का काम करेंगे। वो खुद कभी वहां अपनी जमीन के मालिक और खुद बड़े व्यापारी कारोबारी नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे 5-10 साल में, 15 साल में वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी, पूरी जनसंख्या बदल जाएगी। खासतौर से जो वहां की दो बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कुकी और मैती, उनके बीच, फिर वहां नगा भी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर समझना है तो आपको वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ेगा। एंड इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट देयर इज an ongoing conflict between the tribals of different communities for dominance over each other, for their area, for their region, for their culture. तो कुकी नगा को मार रहे हैं, नगा मैती को मार रहे हैं, मैती होई को मार रहे हैं, होई मोई को मार रहे हैं। बहुत सारे ट्राइब्स हैं वहां पर, उनके वर्चस्व की लड़ाई, ये जो जनजातियां एक दूसरे से लड़ रही। तो अब ये भारत सरकार के लिए बड़ा मुश्किल विषय बन गया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम आपको लेह लद्दाख के बारे में क्या सोल्यूशन होगा वो बाद में बताएंगे। पहले ये समझ लें कि आखिरकार सिक्स शेड्यूल में है क्या। इन 4 नॉर्थ के क्षेत्रों में शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 लागू किया जाए, ना लागू किया जाए, और अगर मुमकिन हो, अगर समझ में आए, तो लद्दाख वाली प्रॉब्लम को उसमें मेंशन करके सोल्यूशन भी बताएं। तो इस तरीके से आज की तारीख में भारत में 10 राज्य हैं जिन्हें की 5th शेड्यूल में उनके कुछ हिस्सों को रखा गया है। न लद्दाख के लोगों के बीच के हैं, न ट्राइबल हैं, बल्कि IAS अधिकारी या दूसरे अधिकारी हैं और दिल्ली से आए हैं। तो इन्हें हमारी न समझ पता है, न हमारी भाषा, न हमारी संस्कृति, न हमारी आवश्यकता, न हमारी जरूरतें, न हमारी समस्याएं। और इसलिए सोनम वांगचुक ने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च निकाला, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अब सरकार के सामने बड़ी समस्या है कि लद्दाख के लोगों की मांग को मान भी लें कि सही है, जायज है, होना चाहिए, लेकिन छठी में कैसे शामिल करें, अलग है। और दूसरा, वहां पर जो ज्यादातर कंफ्लिक्ट है वो आपस में ही ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच है। वहां पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और सारी ट्राइबल कम्युनिटीज एक दूसरे से वन अपमैनशिप, डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व, वर्चस्व बनाए रखने के लिए लड़ाई करती हैं। तो वहां 2 तरह के खतरे हैं। एक तो ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, कि मतलब यूपी, बिहार और भारत के अन्य हिस्सों से लोग जाएंगे तो उसका विरोध तो करेंगे, लेकिन जो वहां लोग हैं भी, भाई कुकी मैती का संघर्ष क्या चल रहा है, मणिपुर के तो सभी रहने वाले हैं, लेकिन अब कुकी मैती में क्या है, कौन पहाड़ी इलाके में है, कौन मैदानी इलाके में। नमस्कार, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। आज आपसे बात करूंगा हाल में जो लद्दाख में प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा है और अभी बड़ा वायलेंट, बहुत हिंसक हो गया ये आंदोलन, जिसमें कि लद्दाख के लोग संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के अब सड़कों पर उतर आए हैं। और सिर्फ सड़कों पर ही नहीं उतरे हैं, बल्कि कल परसों में जिस तरीके से हिंसक वारदातें हुई, जिस तरीके से वहाँ पर आगजनी की घटनाएं हुई और जो आंदोलन था वो कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बनता दिख रहा है, उसको लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लद्दाख के लोग, हमारे भारतवासी, क्यों और किस लिए अपना ये आंदोलन चला रहे हैं। इसके लिए हमें पहले संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में देखना और जानना पड़ेगा कि क्या दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उसमें जो शेड्यूल 5th है और शेड्यूल 6th, ये दोनों को समझना पड़ेगा। 2019 में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद हुआ ये कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो था, जम्मू कश्मीर का जो राज्य था, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K और दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में लेजिस्लेचर का प्रोविजन किया गया कि एक विधानसभा होगी, इनकी विधायिका होगी, लेकिन
लद्दाख में विदाउट लेजिस्लेचर, इनकी विधानसभा इनको विधायिका नहीं दी गई। नतीजा क्या हुआ कि जब इनको विधायिका नहीं दी गई तो इनके अपने जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में चुन के जाने चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन, वो प्रतिनिधित्व इन्हें प्राप्त नहीं है। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रीजन इज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स एंड सिविल सर्वेंट्स। तो सारा का सारा जो शासन प्रशासन है वो केवल नौकरशाहों और सिविल सेवकों के हाथ में आ गया है। जनप्रतिनिधियों की, लद्दाख के लोगों की उसमें कोई भागीदारी सीधे तौर पर नहीं रह गई है। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट नाउ लुक्स इवन मोर डिस्टेंट देन श्रीनगर। तो पहले तो केवल यह था कि भाई श्रीनगर तक हमको जाना पड़ता था, अब यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली तक जाना पड़ रहा है, दूरी बहुत बढ़ गई है। इतना ही नहीं, वहां की जो डोमिसाइल पॉलिसी है उसमें भी बदलाव आ गए हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A में, आर्टिकल 35A में अनुच्छेद 370 और 35A में जो विशेष प्रावधान थे वो खत्म कर दिए गए, जिसकी वजह से नुकसान क्या हुआ? प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, people in Ladakh region had certain agrarian rights, including right on land, which restricted people from other parts of the country to purchase or acquire land in Ladakh. तो जब जम्मू कश्मीर का ये पुनर्गठन किया गया और लद्दाख को संघ शासित क्षेत्र में बांट दिया गया, बना दिया गया, तो जो इनके पास पहले कुछ कृषि संबंधित अधिकार थे, अपनी जमीनों पर जो अधिकार थे कि बाहरी लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद नहीं सकते थे, ज़मीनों पर केवल लद्दाख के लोगों का अधिकार होता था, अब ये प्रावधान हट गया। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, हमारे देश की जो संस्था है, संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसने रिकमेंड किया कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में, 6ठी अनुसूची में शामिल करना चाहिए। कारण क्या है कि लद्दाख में 90% से ज्यादा पॉपुलेशन, 90% से ज्यादा आबादी जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ये जनजातीय आबादी जो है उसमें जो लद्दाख की बड़ी ट्राइब्स हैं उसमें जैसे बाल्टी है, बेडा है, बॉट या बोटो है, ब्रोकपा या ड्रोकपा या डार्ड या शिन है, चांगपा है, गर्रा है, मोन है, पुरिकपा है। तो बड़ी जनजातीय आबादी यहां पर रहती है और यहां पर अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है, इनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, विरासत है, हेरिटेज है। तो ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी 6th शेड्यूल में जिस तरीके से असम, मिजोरम, त्रिपुरा इनको और मेघालय इनको जो अधिकार 6ठी अनुसूची में दिया गया है 6th शेड्यूल में, वही अधिकार हमें दिया जाए और हमें भी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। अब मामला बड़ा पेचीदा है। पेचीदा क्यों है? पेचीदा इसलिए है कि नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी स्टेट हैं और वो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां पर भी जनजातीय आबादी है, और बावजूद इसके कि वो नॉर्थ ईस्ट में हैं, लेकिन असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के अलावा बाकी को 6ठी अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। तो वो भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। और अगर आप लद्दाख को, जो कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, अब 6ठी अनुसूची में शामिल करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में भी ये मांग शुरू हो जाएगी। तो इट विल लीड टू ओपनिंग अ पेंडोराज बॉक्स। तो एक तरीके से एक नई समस्या का दरवाजा खुल जाएगा, जिसमें कि फिर भारत सरकार को पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को भी 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए विवश होना पड़ेगा, नहीं तो वहां भी आंदोलन शुरू हो जाएंगे, मूवमेंट होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, वायलेंस होगा। और हमारा नॉर्थ ईस्ट, अभी आपने देखा कि मणिपुर में जिस तरीके के हालात
पिछले 2-3 सालों से हैं, 2022 से, वो बड़े ही चिंताजनक हैं। वहाँ पर जो कुकी और मैती का ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से पूरा मणिपुर जो है बहुत अशांत है। वहाँ बहुत चिंताजनक स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो मणिपुर, नागालैंड ये भी माँग करेंगे, अरुणाचल प्रदेश भी माँग करेगा। तो कैसे आप इस आंदोलन से, इस माँग से मुकरेंगे, कैसे निपटेंगे? अब एक तरीका ये है कि जो बाकी भारत के हिस्से हैं इन 4 राज्यों के अलावा, वहाँ अगर शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया बनाना है तो 5th शेड्यूल में जगह दी जा सकती है। लेकिन लद्दाख के लोग 5th की नहीं, 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। तो अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए रास्ता आसान नहीं है। उसके लिए जिस तरीके का बहुमत चाहिए, उसको जुटाना, और फिर भारत के अन्य हिस्सों में अगर इस तरीके की मांग उठने लगी कि 6th शेड्यूल में हमें भी शामिल कीजिए, तो कैसे भारत सरकार इस समस्या से दो चार होगी, कैसे इसका रास्ता निकालेंगे, कैसे इसका समाधान खोजेंगे। इस वजह से हो ये रहा है कि जम्मू कश्मीर के बंटवारे के बाद, जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसका ख़त्म होने के बाद, जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बाँटा और जम्मू कश्मीर को विधानसभा दी, लेकिन लद्दाख को विधानसभा नहीं दी। तो मेरे ख़्याल में एक बड़ी जायज़ माँग है कि हमारी अपनी विधानसभा होनी चाहिए। फिर वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा की एक ही सीट है, तो दूसरी माँग ये है कि कम से कम 1 सीट और बढ़ाई जाए, ये नहीं कि लोकसभा में हमारी 2 सीटें हों। इन सारी चीज़ों पर भारत सरकार को बहुत उदार, बहुत प्रगतिशील और बहुत सोच समझ करके फैसला लेना होगा। लेकिन ये ऐसा भी मुश्किल या जटिल मामला नहीं है जिसका कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता, जिसका कोई समाधान नहीं खोजा जा सकता। लद्दाख अपने रिच हेरिटेज कल्चर के लिए जाना जाता है, अपनी टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है, अपने शांति और अपने बड़ी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। लेह लद्दाख के लोगों का कभी इस तरीके का इतिहास नहीं रहा, कभी इस तरीके का उग्र हिंसक प्रदर्शन नहीं रहा। वे बहुत शांतिप्रिय लोग हैं और इसलिए उनके साथ शांति वार्ता, समझौता वार्ता, सुलह समझौता, बातचीत करके ही रास्ता निकालना चाहिए, ताकि स्थिति और बिगड़ने ना पाए, ताकि स्थिति और बिगड़ने ना पाए। हालाँकि मैंने इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में, जो जनरल स्टडीज़ का मेरा एरिया मैंने पढ़ाया था, अभी जो बैच मैंने कंप्लीट किया, उसमें मैंने लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू होने के कई महीना पहले, जनवरी-फरवरी में ही इस पूरे विषय पर क्लास में बहुत विस्तार से चर्चा की थी और अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैंने बताया था क्लास में कि किस तरीके से 5th और 6th शेड्यूल के प्रोविजंस हैं, कहाँ पर ये लागू हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल क्या होती है, कैसे ये काम करती है, दोनों में फ़र्क क्या है, और लेह लद्दाख में किस तरीके की डिमांड की जा रही है। तो वो लेक्चर के साथ, वीडियो के साथ दे दूँगा। आप देखते रहें, जागरूक रहें, अपडेटेड रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अनुसूची 5, शेड्यूल 5, it is related with the scheduled and tribal areas of India. इसमें भारत के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। Scheduled areas are given under Article 244(1). अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244(1) में दिए गए हैं। Which are notified by the President in consultation with the Governor of the state, जिसकी अधिसूचना राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करके जारी करते हैं। The criterion of scheduled
एरियाज आर एज फॉलोज। अनुसूचित क्षेत्रों का दर्जा पाने के निम्न आधार होते हैं। वन, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। जनजातीय जनसंख्या की बहुलता। नेक्स्ट, कंपैक्ट एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया। उपयुक्त और समुचित क्षेत्र। नेक्स्ट, वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी। एक संभाव्य प्रशासनिक इकाई सच एज डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि जिला, ब्लॉक, खंड, तहसील और तालुका एटसेट्रा, तहसील या तालुका इत्यादि। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरिया। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरिया as compared to the neighboring areas। पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन। चेंज। Once any area is declared as a scheduled area, जब कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है, then the concerned governor, तो संबंधित राज्यपाल gets the right to regulate the following। निम्न विषयों का विनियमन कर सकते हैं। A, prohibit or restrict transfer of land from tribal people। Prohibit or restrict transfer of land from tribal people। जनजातीय लोगों के भूमि क्रय विक्रय पर प्रतिबंध या सीमित करना। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग। साहूकारी या सूदखोरी के कार्य व्यापार का विनियमन करना। नेक्स्ट, गवर्नर कैन अमेंड और रिपील एनी एक्ट passed by the parliament or state assembly to any scheduled area। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र के लिए संसद या विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम को संशोधित या निरस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नर प्रिपेयर्स एन एनुअल रिपोर्ट ऑन शेड्यूल्ड एरिया। राज्यपाल
अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करते हैं, विच इज प्रेजेंटेड बिफोर द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। टैग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय परामर्शदात्री परिषद इज फॉर्म फॉर द शेड्यूल्ड एरिया, का अनुसूचित क्षेत्र के लिए गठन किया जाता है in order to advise the state government on matters related to welfare and development of tribal people. जो जनजातीय लोगों के कल्याण और विकास हेतु राज्य सरकार को सुझाव देती है। नेक्स्ट, TAG is comprised of not more than 20 members. TAG में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, इन विच 3/4, जिसमें 3/4 are from scheduled tribe MLAs of that area. उस क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के विधायक होते हैं। And the last, in place of Panchayati Raj Act 1992, पंचायती राज अधिनियम 1992 की जगह पेसा 1996 is implemented in these areas. इन क्षेत्रों में पेसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 लागू। यानी कि भारत में बहुत सारे राज्यों में अलग अलग जगहों पर ट्राइबल पॉपुलेशन कहीं कहीं बहुत ज्यादा है, और जो ट्राइबल लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति जिनको कहते हैं, वो आमतौर पर जो बाकी समाज में और समुदाय और वर्ग हैं और लोग हैं, उनकी तुलना में उनका कल्चर अलग होता है, उनकी संस्कृति अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है।
वो आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर होते हैं, उनके समाज में पढ़ाई लिखाई का स्तर प्रायः नगण्य होता है या बहुत कम होता है, और ये आमतौर पर अपने समाज और दूसरे वर्गों के मुख्य धारा से दूर हटकर जंगलों में या पहाड़ियों पर, रिमोट एरियाज में, हिली एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। तो इनका कल्चर, इनका लाइफ स्टाइल और इनका वेलफेयर, इनका डेवलपमेंट हो, उसका प्रोटेक्शन हो, उसके लिए प्रोविजन किया गया है शेड्यूल 5, अनुसूची 5 में। और उसके लिए जो आर्टिकल है वो है 244(1). अंडर आर्टिकल 244(1). तो अब ये जो लोग हैं, चूंकि ट्राइबल हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, इनकी संस्कृति अलग है, इनका रहन सहन, इनका खान पान अलग है, इनमें शिक्षा का स्तर कम है, इनमें चिकित्सा और स्वास्थ्य की जुड़ी समस्याएं हैं, ये देश की मुख्य धारा से कटे जंगलों में, सुदूर पहाड़ियों पर, गांवों में रहते हैं। तो संविधान की अनुसूची 5 में यह लिख दिया गया कि ऐसे लोगों का कल्याण और विकास हो, उनकी सुरक्षा हो। तो जहां इनकी जनसंख्या ज्यादा है, प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, जहां इनका क्षेत्र पड़ोस के क्षेत्र की तुलना में बहुत पिछड़ा है, बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन, जहां संभव है कि क्षेत्र इतना बड़ा कम से कम हो कि कोई तहसील या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई जा सके। वैसे तो आप देखते हैं लखनऊ शहर में भी फ्लाईओवर के नीचे टेंट, तंबू का नात लगा करके बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते, वो जड़ी बूटी बेचते। आप जब कहीं हाईवे पर जाते हैं, मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, तो नेशनल हाईवे के सड़क के किनारे आप देखेंगे कि कुछ कहीं कहीं सड़क के किनारे टेंट, तंबू का नात लगा करके कुछ लोग रह रहे, 40-50, 100-150 लोग, 10-15 परिवार। तो अब फ्लाईओवर के नीचे लखनऊ में रह रहे हैं, अब वो एरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनाया जा सकता। और लखनऊ में ये जो 100-150 लोग रह रहे हैं, ये प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं। लखनऊ की 10 लाख की आबादी में अगर 100-150 ट्राइबल रह रहे हैं किसी सड़क के किनारे, किसी पुल के नीचे, तो न तो इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है और न ही उस क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई में बांधा जा सकता है। तो वहां ये नहीं होगा। लेकिन जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन कम है, और उस एरिया का इतना हिस्सा कम से कम है बड़ा कि वहां कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई जा सके, तो वहां प्रेसिडेंट उस राज्य के गवर्नर से बातचीत करके उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर देंगे, शेड्यूल देंगे। अब जैसे शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर देंगे तो फिर बहुत सारे फायदे उनको मिले कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली कोई कानून बनाती है तो वो उस एरिया पर लागू नहीं होगा, बाकी पूरा लागू होगा, वहां नहीं होगा। जो उन इलाकों में कुछ लोग सूदखोरी का, साहूकारी का कारोबार करते हैं, वो पैसा उधार और ब्याज पर देते हैं, तो ये साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं,
और अपनी जमीन, अपना जायदाद, जो भी थोड़ा बहुत इनके पास है वो भी सब खूब देते हैं। तो सरकार वहां पर सूदखोरी के व्यापार और कारोबार पर रोक लगा सकती है। क्योंकि इनके पास बहुत कम जमीनें होती, तो बड़े व्यापारी, कारोबारी, रियल एस्टेट, बिल्डर, बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, अगर उनके पास 1 बीघा जमीन है तो कहेंगे ये लो 5 लाख रुपए हमको अपनी जमीन दे दो। अब उसके जीवन की सारी पूंजी वही जमीन है, जिससे उसका, उसके परिवार का खर्चा चलता है, रहन सहन होता है, वो जो भी उसमें पेड़ पौधा उगाता है, फसल उगाता है, जड़ी बूटी उगाता है, उसी से उसका काम चलता है। और एक बार 5 लाख रुपया उसने जिंदगी में कभी देखा नहीं, और जब उसको मिलता है तो वो होश खो बैठता है और अपनी जमीन लिख देता है। और 5 लाख रुपए उसके लिए एक बार में जब उसको मिल रहा है तो वो शराब पीने में, जुआ खेलने में, इधर उधर सब नष्ट कर देता है, और फिर उसका पूरा परिवार, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान उठाती रहती है। तो ऐसे ट्राइबल लोगों की जमीन कोई खरीद ही ना पाए, चाहे कितना भी पैसा उसको दिया जाए, उसके संबंध में कानून बन जाता है कि आप ट्राइबल लोगों की जमीन नहीं ले सकते। जमीन ले लेंगे तो एक तो उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, कहां रहेंगे वो शहरों में शहीद पथ पर या किसी मॉल में या उसके पास अपार्टमेंट में मकान दुकान नहीं ले सकते। तो उनका प्रोटेक्शन हो, और इसलिए वहां पर एक खास तरीके की संस्था बनाई जाती है जिसको कहते हैं टैक, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। उस टैक में 20 मेंबर होते हैं, और उस 20 में से 3/4 उस एरिया के जो एसटी एमएलए है, शेड्यूल ट्राइब, वो ही मेंबर होते। ये राज्य सरकार को सुझाव देते हैं कि इन लोगों के लिए क्या क्या बेहतरी का काम करना चाहिए। और यहां पंचायत राज एक्ट 1992 वाला लागू नहीं होता, यहां एक दूसरा कानून लागू होता है जिसको पेसा एक्ट 1996 कहते हैं। तो पता नहीं तुम लोगों ने अभी ध्यान दिया कि नहीं, जो 3 इडियट्स फिल्म बनी थी उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर था, वो एक रियल लाइफ हीरो से इंस्पायर्ड था, जो लद्दाख के रहने वाले हैं, वांगचुक। वो पिछले कुछ महीनों से हड़ताल पर, अनशन पर बैठे, हंगर स्ट्राइक पर। देखिए ये खबर, वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि साहब जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, वो जम्मू कश्मीर जिसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख का हिस्सा पहले शामिल था, तब ये स्टेट था, अब इसको 2 अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की हो गई, दूसरी लेह लद्दाख की हो गई। अब चूंकि यूनियन टेरिटरी हो गई और स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया, तो अब भारत के तमाम लोग जो उनके पास पैसा है, जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, होटल, टूरिज्म इंडस्ट्री, बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अतिथि सत्कार वगैरह से जुड़े कारोबार में हैं, वो लेह लद्दाख में जमीन खरीद रहे हैं, होटल बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा उनके यहाँ आए, उसके लिए वो तरह तरह की अपने यहाँ कॉम्बो पैकेज वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। जबकि लेह लद्दाख में 80% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब हमें जो है शेड्यूल 5 में दर्जा दे दीजिए, शामिल कर दीजिए।
यही उनकी डिमांड है, क्योंकि बाहरी लोगों के आने से जब स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है, तो अब लद्दाख के लोगों को लद्दाख में नौकरी, व्यापार, कारोबार, रोजगार, जमीन वो धीरे धीरे उनसे छिन जाएगा, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो उनकी तुलना में ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा रसूखदार हैं, ज्यादा उनके पास रिसोर्सेस हैं। और जब ये लोग वहां आ जाएंगे तो जो लेह लद्दाख का जो नेचुरल इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जो वहां की पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, फिर वो वहां पर होटल बना देंगे, वहां पर रिजॉर्ट बना देंगे, तो वहां के लोग उन्हीं होटलों और रिजॉर्ट में वेटर का, मालिक का, कुली का, खाना पकाने वाले का काम करेंगे। वो खुद कभी वहां अपनी जमीन के मालिक और खुद बड़े व्यापारी, कारोबारी नहीं हो पाएंगे, और धीरे धीरे 5-10 साल में, 15 साल में वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी, पूरी जनसंख्या बदल जाएगी, वहां के लोगों का ट्राइबल कल्चर खत्म हो जाएगा, वहां के लोगों की जो पहचान है वो समाप्त हो जाएगी, उनकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, उनकी भाषा समाप्त हो जाएगी, उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके, उनका खान पान बदल जाएगा। तो 20-25 साल में जो लेह लद्दाख की अपनी खासियत है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो वो ये मांग कर रहे हैं कि हमको शेड्यूल 5 में जोड़ा जाए या शेड्यूल 6 में। अब शेड्यूल 6 की जो उनकी मांग है वो जुड़ी है नॉर्थ ईस्ट के केवल 4 स्टेट से, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। तो अब एक शेड्यूल 6 भी, अनुसूची 6, और अनुसूची 6 है अंडर आर्टिकल 244(2) में। लेकिन यहां पर जो प्रोविजंस किए गए प्रावधान वो केवल 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उनके लिए, उत्तर पूर्व के 4 राज्य, वो कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। तो ये जो 4 राज्य हैं उनको एक स्पेशल कैटेगरी दी गई है। विशेष श्रेणी दी गई। तो वो जो एक्टिविस्ट हैं वांगचुक, सोनम वांगचुक, वो कह रहे हैं हमें शेड्यूल 6 में दर्जा दे दिया जाए। अब वहां पर धीरे धीरे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, पीपुल्स मूवमेंट, जन आंदोलन, संगठन बन गए, और अभी तक जो 5 अगस्त 2019 को सारी लेह लद्दाख में खुशियां मनाई जा रही थी कि वो जम्मू कश्मीर के बोझ से मुक्त हुए, अब अलग हो गए, तो उनका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, अभी तक सारा फोकस केवल कश्मीर पर सिमट कर रह जाता है। हमें अब अधिकार मिलेगा, वो मिला नहीं। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू हो गया। अगर उन्हें 6th शेड्यूल में स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दे दिया जाए
तो निश्चित तौर पर लेह लद्दाख को फायदा होगा, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत हैं। फिर जो नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य हैं वो कहेंगे हमने क्या अपराध किया भाई, और लेह लद्दाख तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का हिस्सा भी नहीं है, उसको आपने 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया। हम तो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, तो नॉर्थ ईस्ट में केवल ये 4 राज्यों को ही आपने स्पेशल कैटेगरी दिया है, हमको भी दीजिए। और अगर सरकार उसे नहीं देती तो वहां पर भी धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू हो जाएंगे, और जबकि वहां पर हालात पहले से ही गड़बड़ चल रहे हैं। मणिपुर में आपने देखा किस तरीके से वहां पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, खासतौर से जो वहां की 2 बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कुकी और मैती, उनके बीच, फिर वहां नगा भी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर समझना है तो आपको वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ेगा। एंड इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट देयर इज an ongoing conflict between the tribals of different communities for dominance over each other, for their area, for their region, for their culture. तो कुकी नगा को मार रहे हैं, नगा मैती को मार रहे हैं, मैती होई को मार रहे हैं, होई मोई को मार रहे हैं। बहुत सारे ट्राइब्स हैं वहां पर, उनके वर्चस्व की लड़ाई, ये जो जनजातियां एक दूसरे से लड़ रही हैं। तो अब ये भारत सरकार के लिए बड़ा मुश्किल विषय बन गया है, क्या करना है चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम आपको लेह लद्दाख के बारे में क्या सलूशन होगा वो बाद में बताएंगे। पहले ये समझ लें कि आखिरकार 6th शेड्यूल में है क्या। इन 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में 6th शेड्यूल में आर्टिकल 244(2) को एक्सप्लेन करते हुए बताया गया कि 3 भाग होंगे। उसमें पहला भाग असम से, दूसरा मेघालय से, दूसरा का पार्ट 2A त्रिपुरा से, और पार्ट 3 मिजोरम से जुड़ा है। वहां पे इतने जिलों में क्या है, डैक, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल, जिला स्वायत्त शासी परिषद। अब डैक का मतलब समझ लीजिए क्या है, कि डैक का मतलब आप सोच लीजिए कि मिनी स्टेट गवर्नमेंट है, छोटी राज्य सरकार। यानी कि जो राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त होते हैं, सीआरपीसी बनाना, कानून बनाना, सीपीसी बनाना, टैक्स कलेक्ट करना, सारा लोकल बॉडीज का मैनेजमेंट करना, ये सारे जो आपने लिखे, ये सारे अधिकार राज्य सरकार के पास ना होकर के किसके पास हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल पास। यानी कल्पना करें कि अगर लखनऊ को डैक बना दिया जाए, तो अब लखनऊ में जो जिला का हिस्सा है, ये सारा काम अब स्टेट गवर्नमेंट, यहां डीएम, कमिश्नर और पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी नहीं करेंगे। कौन करेगा, डैक करेगा। तो इतने सारे अधिकार मिल जाते हैं। लद्दाख यही मांग कर रहा है कि हमको ये सब दे दिया। ये सब देने का मतलब लद्दाख को है टू ओपन अ पंडोरास बॉक्स, बर्र के छत्ते में हाथ डालना है। तो फिर भारत के हर हिस्से से ऐसी मांग होने लगी, तो ये 4 राज्य नाराज हो जाएंगे कि हमारे जैसा हिस्सा और अधिकार दूसरों को क्यों दिया। और इनके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो नाराज हो जाएंगे कि आपने लद्दाख को दिया, हमको क्यों नहीं दिया। तो वहां पहले से ही पृथकतावादी आंदोलन और भारत के खिलाफ तमाम काम हो रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान खूब बढ़ चढ़ करके पैसा भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं। तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए बड़ा भारी खतरा है।
तो अब क्या करना चाहिए, सवाल ये है। तो अभी चूंकि हम लोग शेड्यूल पढ़ रहे हैं, न कि लेह लद्दाख की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, तो जब लेह लद्दाख के बारे में बात करेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमने बैकग्राउंड आज आपको यहाँ बता दिया। तो आगे जब लेह लद्दाख की चर्चा करेंगे तो सिर्फ टैक डैक बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, लिखिए। Make a comparative study of Schedule 5 and Schedule 6 of the Indian Constitution and suggest भारतीय संविधान के अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताइए that should it be implemented for other regions of India as well. कि क्या इसे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि इस समय ये बहुत हॉट और बर्निंग टॉपिक है, और इस समय मणिपुर में ट्राइबल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, कई लोग वहां मारे जा चुके हैं। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में तरह तरह के सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा चल रहा है, मौजूद है। और 5 अगस्त 2024 को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस बार यूपीएससी में इससे जुड़ा सवाल जरूर आएगा। तो आप कैसे आंसर लिखेंगे, एक आइडिया में दे, एक टेबल बनाएंगे, लिखेंगे शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 में लिखेंगे रिलेटेड टू आर्टिकल 244(1), शेड्यूल 6 में 244(2) लिखेंगे एप्लीकेबल टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। 6 में लिखेंगे एप्लीकेबल ओनली टू द 4 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न। उसमें लिखेंगे नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। इसमें लिखेंगे नोटिफाइड ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें लिखेंगे 5th में टैक इज फॉर्म। 6 में लिखेंगे डैक इज फॉर्म। टैक के फंक्शंस क्या हैं ये लिख देंगे, टैक के फंक्शंस क्या हैं ये लिख देंगे। इस तरह से कंपैरिजन कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे कि बेसिस क्या है टैक और डैक शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 देने का, किन आधारों पर दर्जा मिलता है। और कोशिश करें कि अटेम्प्ट करिए ये बताने के लिए कि क्या भारत के अन्य क्षेत्रों में शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 लागू किया जाए, न लागू किया जाए, और अगर मुमकिन हो, अगर समझ में आए तो लद्दाख वाली प्रॉब्लम को उसमें मेंशन करके सॉल्यूशन भी बताइए। If you are not giving the solution of a problem, then you are a part of the problem. अगर आप केवल समस्या बता रहे हैं, उसका समाधान नहीं, तो दरअसल आप खुद भी समस्या का हिस्सा। ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। अरे भाई गड़बड़ तो है, ठीक कैसे होगा ये भी तो बताओ। सब खराब है, सब भ्रष्ट हैं, सब व्यवस्था बैठी जा रही है, सिस्टम बेकार है, तो खाली क्रिटिसाइज करने से, कंडेम करने से तो नहीं होगा। अल्टरनेटिव सजेशन सॉल्यूशन अगर कुछ है तो बताइए, नहीं तो चुप रहिए। To run a government or an administration is a serious task, a serious business. It's not a joke. हंसी मजाक नहीं।
ये हजारों लाखों की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। हमारे आपके अच्छे और बुरे प्रभाव और परिणाम क्या होंगे, शासन प्रशासन वो तय करता है। एक फैसला गलत या सही राष्ट्र के हजारों लोगों के, लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर रात में 8 बजे टीवी पे आते हैं और कहते हैं आज से 500 और 1000 के नोट बंद। अब उस एक छोटे से फैसले ने 5 मिनट के आपके उस टीवी पर आकर के फैसला सुनाने से देश की जीडीपी 2% से ज्यादा गिर गई। देश में हाहाकार मच गया उस समय, लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए, बिजनेस कारोबार पर असर पड़ा और उसके नतीजे आप सबने देखे। और जो कहा गया था कि उससे ये फायदे होंगे, हुआ कुछ नहीं सिवाय नुकसान होने के। बताया गया भ्रष्टाचार मिट जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। ब्लैक मनी बाहर आ जाएगी, जो सब सिस्टम में आ गया। कुछ किसी का आज तक पता ही नहीं चला। आज तक एक आदमी को डीमोनेटाइजेशन के बाद इसलिए सजा हुई हो कि भाई देखिए इनके पास से ब्लैक मनी बरामद हुआ। और 500 और 1000 रुपए के नोट उस समय की भारत की पूरी कैश इकोनॉमी का 85% से ज्यादा 500 और 1000 रुपए के नोट थे। तो किसी दौड़ते हुए आदमी का एक झटके से 85% खून आप निकाल लेंगे तो तुरंत अधमरा होकर गिर जाएंगे। तो आपने अचानक से एक दिन 85% कैश एक झटके में खींच दिया, तो भारत की इकोनॉमी रह गई, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। रही बात ब्लैक मनी वगैरह खत्म करने की, तो उसके और भी तरीके हो सकते थे, जो कि हैं। तो वहीं एक सरकार का फैसला था 1 रैंक 1 पेंशन, जिसका लाखों फौजी और जवान और उनके परिवारों को फायदा भी हुआ। तो एक फैसले 1 रैंक 1 पेंशन ने देश के लाखों फौजी जवान और उनके परिवारों को फायदा पहुंचाया, तो एक गलत फैसले ने नुकसान भी पहुंचाया। बड़ा सोच समझ के काम करना होता है, फैसले लेने होते हैं, आसान नहीं है चीजें। तो कोशिश करिएगा, वरना हम तो आगे आपको लद्दाख का जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। लेकिन इसलिए शेड्यूल 6, अच्छा, चूंकि बाहर कहीं भी कोई इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस पूरे भारत में मैंने अब तक कोई नोट्स, कोई लेक्चर नहीं देखा जहां पर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल को डिस्कस करते हैं, उसके प्रोविजंस को बताते हैं, उसमें क्या है। खाली बस इतने शेड्यूल है बता के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो स्टडी नहीं करते, पढ़ते नहीं, इसलिए बताते नहीं। सवाल लेकिन आता है, और इसलिए मैं शेड्यूल बहुत कायदे से आपको बताता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कुछ हिस्सों में उन राज्यों के ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। पूरे राज्य में नहीं, कुछ हिस्से में ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। तो जहां जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां के हिस्से के लिए उस राज्य में एक संस्था बना दी जाती है, जिसको क्या कहते हैं, टैक। और टैक में कितने मेंबर होंगे, 20। और इस 20 में से कम 3/4 होंगे जो उस जगह के ट्राइबल एमएलए होंगे। और टैग क्या काम करेगा, टैग सुझाव देगा। क्या सुझाव देगा कि कैसे उस इलाके में रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं उनका वेलफेयर हो, डेवलपमेंट हो, उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन न होने पाए, सूदखोर, मनी लेंडर्स उनको पैसा देकर उनकी जमीन, संपत्ति, मकान, दुकान न लिखा लें,
उनके नाम की जमीन अडानी अंबानी कोई बड़ा आदमी बाहर से आए, नॉन ट्राइबल ज्यादा पैसा दे और खरीद ले, और फिर उनको बेकार हो जाए, वो जमीन बिक गई तो उनकी आजीविका रोजी रोटी का साधन खत्म हो जाए। उस इलाके में और क्या क्या काम होना चाहिए जिससे कि ट्राइबल लोगों का डेवलपमेंट हो। अगर कोई ऐसा कानून जो पार्लियामेंट बना रही है जो पूरे देश में लागू है, कोई कानून जो स्टेट असेंबली बना रही है जो उस पूरे राज्य में लागू है, अगर गवर्नर को लगता है कि नहीं केवल इस हिस्से में ये कानून नहीं लगना चाहिए, तो गवर्नर नोटिफाई कर देंगे कि भाई यहां ये कानून लागू नहीं होगा। बात आ रही कि नहीं सुन? तो इस तरीके से आज की तारीख में भारत में 10 राज्य हैं जिन्हें की 5th शेड्यूल में उनके कुछ हिस्सों को रखा गया है और वहां पर टैग बनाई गई है, और यह प्रोविजन टैग का 5th शेड्यूल में किया गया है। इज दैट वेरी क्लियर? ये बात आ रही सब सुनो। तो आपका काम है एक होमवर्क करना, कंपेयर एंड इवेल्युएट बिटवीन शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 कि चौथी और 5वीं और 6ठी अनुसूची के बीच जो है आप तुलना और विश्लेषण करें। तो अब क्या करेंगे, आप एक टेबल बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है। टेबल बनाकर लिखेंगे कि 5th शेड्यूल में टैग होती है, 6th में डैक होती है, 5th में 20 हैं मेंबर्स, डैक में 30 हैं मेंबर्स। ये भारत के किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से में हो सकती है। ये केवल 4 नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है, उन राज्यों में ही हो सकती है। टैग को केवल रिकमेंडेशन की पावर है, डैक को उस पूरे इलाके के शासन प्रशासन का अधिकार है। टैग को कोई लीगल जुरिस्डिक्शनल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है, कानून नहीं बना सकती, शासन प्रशासन नहीं कर सकती, न्याय नहीं कर सकती। टैग को उस इलाके का शासन प्रशासन करने और वहां के लिए कानून बनाने और सिविल लॉ, पर्सनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये सब करने का अधिकार है। और इसलिए लद्दाख कह रहा है कि हमें 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए। बात आ रही समझ? क्योंकि अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कर लेंगे तो अभी तक जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य उसमें एक और जुड़ जाएगा, लद्दाख। लेकिन इसमें बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि 6th शेड्यूल केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए है और लद्दाख नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। दूसरी बात, अगर नॉर्थ ईस्ट के बाहर के किसी राज्य को 6th शेड्यूल में शामिल करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य कहेंगे कि साहब हमको तो आपने नॉर्थ ईस्ट में रहने के बाद नहीं शामिल किया और आपने लद्दाख को इसमें शामिल कर लिया। तो जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर के भी राज्य हैं वो भी कहेंगे कि साहब आपने तो हमें ना 5th शेड्यूल में रखा ना 6th में रखा और लद्दाख को आपने 6th में रख लिया। इसके लिए बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए और उसके लिए पूरे देश में सहमति बनानी पड़ेगी, हर राज्य को शांत और समझाना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। तो लद्दाख से कहा जाए भाई आप ये छोड़ दीजिए 6th वाला, आप यहां आ जाइए 5th में, यहां 10 राज्य पहले से हैं। इस पर लद्दाख कह रहा है कि नहीं,
यहां पर जो राइट्स दिए गए हैं, जो अथॉरिटी दी गई है, वो तो केवल रिकमेंडेशन की राइट और अथॉरिटी है। हमारे पास तो फिर रिकमेंडेशन का काम रह जाएगा। सरकार के लोग माने ना माने, हम क्या कर पाएंगे। और हमारे लद्दाख में आज की तारीख में जब से यूनियन टेरिटरी अलग हुई है, 90% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है। और 6 शेड्यूल में आने का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो ये है कि उस इलाके में परसेंटेज तो नहीं दिया है, ये लिखा है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी कि जनजाति संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब वो 50 से कितना परसेंट ज्यादा होना चाहिए, या 50% होना चाहिए, या 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, ये तो तय नहीं है। लेकिन लद्दाख कह रहा है जो भी है, हमारा तो 90% ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो कितना भी आप पैमाना तय कर लीजिए, उस लिहाज से भी हम ट्राइबल एरिया में आ जाएंगे। लद्दाख कह रहा है कि आपने जम्मू कश्मीर में राज्य हटा करके उसे यूनियन टेरिटरी बनाया, लेकिन उसको आपने विधानसभा तो दे दी, तो वहां के लोग कम से कम अपना विधायक तो चुनेंगे। वो चुने हुए विधायक मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने राज्य के लिए योजना नीति कार्यक्रम कानून बनाएंगे। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। जब जम्मू कश्मीर में थे तो कम से कम कुछ हमारे इलाके से चुन करके विधायक जाते तो थे, अब तो वो भी खत्म हो गया। हमारा ना विधायक, ना सांसद, ना मुख्यमंत्री, हम तो कुछ कानून भी नहीं बना सकते। और इस समय वहां पर शासन कौन कर रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भारत सरकार ने तैनात किया है, जो कि उन ट्राइबल लोगों के बीच से नहीं आया है। और कल मैंने आपको लिखाया था कि एलजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज असिस्टेड बाय एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द यूनियन, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। यानी वहां का पूरा शासन प्रशासन कौन चला रहा है? वरिष्ठ नौकरशाह लोग चला रहे हैं, अधिकारी लोग चला रहे हैं, जिसमें लद्दाख के लोगों की कोई सहभागिता है नहीं। और चूंकि ये लोग न तो लद्दाख से हैं, न लद्दाख से चुनकर आए हैं, न लद्दाख के लोगों के बीच के हैं, न ट्राइबल हैं, बल्कि आईएएस अधिकारी या दूसरे अधिकारी हैं और दिल्ली से आए हैं, तो इन्हें हमारी न समझ पता है, न हमारी भाषा, न हमारी संस्कृति, न हमारी आवश्यकता, न हमारी ज़रूरतें, न हमारी समस्याएं। और इसलिए सोनम वांगचुक ने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च निकाला, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अब सरकार के सामने बड़ी समस्या है कि लद्दाख के लोगों की मांग को मान भी लें कि सही है, जायज़ है, होना चाहिए, लेकिन छठी में कैसे शामिल करें, और 5वीं पर वो तैयार नहीं है। तो क्या रास्ता निकाला जाए? तो फिर कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे कि वेस्ट बंगाल में क्या किया है, दार्जिलिंग के इलाके के लिए जो अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां सरकार ने गोरखालैंड अलग से बनाया नहीं है, बल्कि क्या किया है, गोरखालैंड ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल बना दी, जो दार्जिलिंग के एरिया का देखभाल करती है। दार्जिलिंग गए हो कभी? कोई नहीं। वेस्ट बंगाल का एक हिल एरिया है, नाम तो सबने सुना ही है। और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा टूरिज्म दार्जिलिंग के ज़रिए होता है, तो वेस्ट बंगाल को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से मिलता है। तो ममता दीदी या कोई भी मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा कि इतना रेवेन्यू और इतना हॉट स्पॉट और टूरिज्म का एक इलाका बढ़िया हमारे राज्य से निकल जाए? तो वेस्ट बंगाल की सरकार तो नहीं चाहती। वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ की मांग को भी सेटिस्फाई करना था, तो एक गोरखालैंड ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया,
जिसमें अब गोरखालैंड के यानी दार्जिलिंग के इलाके के लोग अपना शासन प्रशासन करते हैं और बाकी चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल भी बना हुआ है। तो ममता दीदी भी खुश हैं, गोरखालैंड भी चल रहा है। कुछ इस तरीके की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उसके पीछे बड़े हिस्टोरिकल रीजंस हैं और पॉलिटिकल तो है ही। शामिल तो किया जा सकता है, लेकिन मैंने यही बताया था कि जब आप राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो यह सोचना पड़ेगा हाउ मच इज टू मच, कहां रुकेंगे आप। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया तो उस स्टेट के बीच के हिस्से में मांग होने लगेगी कि हमको कर दीजिए। और जो नॉर्थ ईस्ट है, अगर तुम लोग कभी वहां गए हो, पता नहीं, मैंने नॉर्थ ईस्ट काफी ट्रेवल किया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिजोरम है आइजॉल में, वहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा अपॉइंटमेंट भी हुआ था 2009 में, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। और एक वहाँ है नेहरू, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो हमारे तरफ के जो कल्चर लैंग्वेज है उससे बहुत अलग है। और दूसरा, वहाँ पर जो ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट है वो आपस में ही ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच है। वहां पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और सारी ट्राइबल कम्युनिटीज एक दूसरे से वन अपमैनशिप, डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व, वर्चस्व बनाए रखने के लिए लड़ाई करती। तो वहां दो तरह के खतरे हैं। एक तो ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, कि मतलब यूपी, बिहार और भारत के अन्य हिस्सों से लोग जाएंगे तो उसका विरोध तो करेंगे, लेकिन जो वहां लोग हैं भी, भाई कुकी मैती का संघर्ष क्या चल रहा है, मणिपुर के तो सभी रहने वाले हैं, लेकिन अब कुकी मैती में क्या है, कौन पहाड़ी इलाके में है, कौन मैदानी इलाके में, उनके लैंग्वेज कल्चर अलग है, उनका डोमिनेंस लेकर अलग है। मैती कहते हैं हम यहाँ के ओरिजिनल हैं, कुकी कहते हैं कि साहब हम ट्राइबल बड़े पिछड़े हैं। मैती को रिजर्वेशन दिया, यहीं से बात खत्म शुरू हुई कि हाई कोर्ट ने कहा कि मैती को रिजर्वेशन दिया जाए, भाई इसी पे कुकी लामबंद हो गए। कुकी आसपास के म्यांमार और इलाकों से आए हुए लोग हैं। अब वहां पर जो कुकी और मैती का संघर्ष हुआ वो ट्राइबल आपस में लड़ने के साथ साथ क्रिश्चियन वर्सेस नॉन क्रिश्चियन का हो गया, लैंग्वेज का हो गया, कल्चर का हो गया, सोसाइटी का हो गया। तो ये सारी चीजें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन इप्सा है, दूसरा एरोपा है, ईस्टर्न रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे 2-3 और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जिनका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा काफ़ी समय तक। और कोविड के पहले तक लगभग हर बार, यानी 2003 से 20 तक, जहाँ जहाँ भी इनकी कॉन्फ्रेंसेस टोक्यो, शंघाई या भारत के अलावा जहाँ जहाँ होती रही हैं, मैं जाता रहा। वहाँ पर जब ये इश्यूज डिस्कस होते हैं तो हमने देखा कि हमारे जो देश में जो कल्चरल, लिंग्विस्टिक, सोशल, रिलीजियस एंड रीजनल डाइवर्सिटी है, वो इतनी ज़्यादा है और इतनी शार्प है कि आपस में एडजस्ट करना, उनको साथ में लेकर चलना, रहना और एक होमोजेनस सोसाइटी बनाना बहुत मुश्किल काम है। अब देखें, एक घर में एक माँ बाप की संतान एक घर में पले बढ़े, एक घर में साथ साथ एक जगह स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन एज दे ग्रो, एज दे मैच्योर, तो मैच्योरिटी का मतलब उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो, लेकिन आपस में धीरे धीरे भाई बहनों में नहीं पटती, भाई भाई में नहीं पटती।
लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, घर संपत्ति का बंटवारा करना पड़ता है। तो दरअसल जब आप, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वेन एवर यू स्टडी एनी सब्जेक्ट, यू मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ स्टडिंग द सब्जेक्ट इन अ मोर होलिस्टिक मैनर विद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। When you study law, constitution, polity, then you must also understand about the economy, society, anthropology, sociology. Then you will have the ability to grasp the real issue and understand the cause of whatever thing is taking place. तो कोई भी विषय आप पढ़िए, खासतौर से यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है, आप हर विषय को एक दूसरे से जोड़ कर पढ़िए, मिला करके पढ़िए। हर विषय एक दूसरे से जुड़ा है। किसी की अर्थव्यवस्था को समझना है तो वहां के भूगोल को जानना पड़ेगा, वहां के इतिहास को समझना पड़ेगा, वहां के समाज को समझना पड़ेगा। आप केवल और केवल एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर अगर पढ़ेंगे तो आपका जो वन साइडेड अप्रोच होगा, जिसको आप कभी होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए आप हमेशा फ्रेगमेंटेड व्यू रखेंगे, बटा हुआ विचार रखेंगे, एकांतिक दृष्टिकोण रखेंगे, एक पक्षीय रखेंगे।